हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट रिवीजन सीरीज। ठीक है, कल हमने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के बारे में पढ़ा था कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर करती है वो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है, लिमिटेशंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन पार्टीज इंटरेस्टेड होती है, ये सारी चीजें हमने पढ़ा था। मतलब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में जाना था और हमने ये जाना था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाई जाती है, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे, आज हमारा जो टॉपिक है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले अगर हमने इसका जो हेडिंग है, जो चैप्टर का हमारे नाम है, अगर हमने उसका मतलब समझ लिया तो अंदर की सारी स्टोरी हमें क्या हो जाएगी, समझ पे आ जाएगी कि आखिर इस चैप्टर पे होता क्या क्या है। ठीक, तो हम पहले इसका मतलब समझते हैं। जो लिखा हुआ है एनालिसिस, के एनालिसिस का मतलब क्या होता है, इंटरप्रिटेशन क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। हमने कल जाना था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर सिंपली अ रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो क्या होती थी, वो एक तरह की सिर्फ जो स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर करते थे वो सिंपली एक रिपोर्ट्स होती थी। ठीक है, कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस की, जो भी कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस था उसको हम एज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर करते थे, एक रिपोर्ट की तरह हम क्या करते थे, प्रेजेंट करते थे। ठीक, अब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर लिया, ठीक, हमने रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर लिया। अब उसके आगे की प्रोसेस चालू होगी। कल हमने रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना सीखा था, अब उसके आगे की प्रोसेस चालू होगी। और उसके आगे की प्रोसेस क्या है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक, हम सबसे पहले ये समझते हैं एनालिसिस क्या होता है। एनालिसिस, फिर इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस का मतलब जो होता है, एनालिसिस का मतलब क्या होता है, विश्लेषण। विश्लेषण, ठीक। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है स्पष्टीकरण या व्याख्या। स्पष्टीकरण या व्याख्या, ठीक। हम समझते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझते हैं कि एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आप जब भी बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो। आप भी जब भी बीमार होते हो तो कहाँ जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर से के पास आप जाते हो और डॉक्टर आपके जो भी फॉर्मेलिटीज है, जो भी नॉर्मल चेकअप करता है, उसके बाद वो क्या करता है, आपके जो भी पर्चा होता है उस पर्चे में एक चेकअप लिखता है। चेकअप लिखता है, चेकअप काहे का, मान लीजिए हमने कहा कि उसने, डॉक्टर ने, ये आपका डॉक्टर है, ये आपका डॉक्टर है, उसने जो ये पर्चा था, इस पर्चे में आपके लिखा मान लीजिए सीबीसी। ठीक है, सीबीसी कंप्लीट बॉडी चेकअप का उसने एक चेकअप लिखा। अब आप ये पर्चा लेके कहाँ जाते हो, आप ये पर्चा लेके जाते हो पैथोलॉजी पे। ये पर्चा लेके आप कहाँ जाते हो, पैथोलॉजी पे। और पैथोलॉजी में आपका क्या निकाला जाता है, ब्लड। जो लैब टेक्नीशियन होता है वो आपका क्या निकालता है, ब्लड निकालता है। ठीक, और ब्लड निकाल के आपका क्या करता है, ब्लड का चेकअप करता है। ठीक, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद वो थोड़ी देर बाद आपको रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। और वो रिपोर्ट आप किसके पास ले जाते हो, डॉक्टर के पास ले जाते हो। और डॉक्टर फिर वो रिपोर्ट देखता है और आपको आपके डिसीज के बारे में बताता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मतलब कहना चाहिए कि पहला काम है आपके पास कहाँ जाना, डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर आपको चेकअप के लिए प्रिस्क्राइब करता है, फिर आप पैथोलॉजी पे जाते हो, फिर वहां आप चेकअप कराते हो। और चेकअप कराने के बाद जो रिपोर्ट मिलती है, वो रिपोर्ट आप किसको दिखाते हो, डॉक्टर को दिखाते हो। और डॉक्टर फिर क्या करता है, उस रिपोर्ट में जो भी है वो आपको क्या करता है, व्यक्त करता है, आपको बताता है, आपको स्पष्ट करता है। ठीक, समझते हैं। जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती है हमारी, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ये एज अ ब्लड काम करती है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो होती हैं वो ऐसा ब्लड काम करती हैं। अगर हम कहें कि हमारे बॉडी में ब्लड नहीं होता तो क्या ये चेकअप पॉसिबल था, नहीं, ये चेकअप पॉसिबल नहीं था। तो जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हमने कल बनाना सीखा था, हमने कल जिसके बारे में जाना था, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एज अ ब्लड है, एज अ ब्लड है, वो कंपनी का एज अ ब्लड है जो रिपोर्ट्स प्रस्तुत होती है। एनालिसिस करने का मतलब होता है जो डायग्नोसिस हुआ है, जो हमारे ब्लड का एनालाइज हुआ है, जो हमारे ब्लड का इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जो पैथोलॉजी में ब्लड का हमारे चेकअप हुआ है। ठीक है, हमारा ब्लड निकालने के बाद जो भी उसने केमिकल रिएक्शन करके जो भी रिजल्ट बनाया होगा, जो वहां पे एनालिसिस होता है, जो वहां पे विश्लेषण होता है, जो वहां पे जांच होती है, वो क्या कहलाती है, हमारी एनालिसिस।
ठीक है, लैब इन्वेस्टिगेशन, ये क्या है हमारी एनालिसिस। ठीक, अब हमने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर ली, हमने उसका एनालिसिस कर लिया, हमने उसका इन्वेस्टिगेशन कर लिया, रिपोर्ट्स जो हमारे सामने हैं हमने उसका इन्वेस्टिगेशन कर लिया। अब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें उसे इंटरप्रेटेट करना है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है प्रस्तुत करना, ऐसे प्रस्तुत करना कि वो इजी और अंडरस्टेबल फॉर्म में आ जाए। इजी और अंडरस्टेबल फॉर्म में मतलब कि उस रिपोर्ट को जो भी प्रस्तुत किया जा रहा है उसे हर जानने वाला या जिसको भी इसकी इंपॉर्टेंस हो वो उसे क्या सके, इजी तरह से समझ सके। तो जो डॉक्टर हमें स्पष्ट करता है, डॉक्टर हमें बीमारी के बारे में बताता है कि ये आपको बीमारी है, ठीक है, ये आपका बढ़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है, ठीक है, आपको मलेरिया है, टाइफाइड है, कौन बताता है? कि डॉक्टर बताता है। तो डॉक्टर क्या कर रहा है, जो हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग, वो क्या कर रहा है, हमें एक्सप्लेन कर रहा है, हमें स्पष्टीकरण दे रहा है, हमें व्याख्या कर रहा है कि आपकी रिपोर्ट में ये क्या है, कमियां हैं या ये जो भी है। ठीक है, तो ब्लड हमारा एज अ फाइनेंशियल रिपोर्ट एज अ ब्लड काम कर रहा था। एनालिसिस करना में मतलब उस ब्लड का इन्वेस्टिगेशन करना, और इंटरप्रिटेशन करना मतलब वो जो रिपोर्ट है हमारी, उस रिपोर्ट को क्या करना, एक्सप्लेन करना, उस रिपोर्ट को क्या करना, एक्सप्लेन करना, वो कहलाता है हमारा क्या, इंटरप्रिटेशन। तो यहीं से हमारा चैप्टर है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो भी हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं उसका पहले हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसे हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। यह एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, यह एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑफ एनालाइजिंग। किस चीज की सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ऑफ एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का मतलब विश्लेषण करना, हमने बताया। द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी हमारे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसे एनालाइज करना, उसे इन्वेस्टिगेट करना इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू अंडरस्टैंड। क्यों एनालाइज करते हैं, टू अंडरस्टैंड एंड टेक इकोनॉमिक डिसीजन। उसे समझते हैं, इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसे क्या करते हैं, अंडरस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, टू अंडरस्टैंड एंड टेक अ इकोनॉमिक डिसीजन, ताकि कोई भी इकोनॉमिक डिसीजंस क्या हुए, लिए जा सके। समझ गए? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, टू टेक इकोनॉमिक डिसीजन, ताकि हम कोई भी इकोनॉमिक डिसीजंस ले सके। ठीक, उसके बाद है टूल्स और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ये आपके ऑब्जेक्टिव में यहां से क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से टूल्स होते हैं और कौन कौन से टूल्स नहीं होते हैं, तो ये आपसे आना चाहिए। और कभी कभी आपका थ्योरी में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिस्क्राइब द टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपको इन्हें डिस्क्राइब करना पड़ेगा, दो दो चार चार लाइन इनके बारे में क्या होगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो टूल्स और टेक्निक्स, क्या क्या टूल्स होते हैं। टूल्स मतलब कि किसके द्वारा हम एनालिसिस करते हैं, इन्वेस्टिगेट अगर कर रहे हैं तो किसके द्वारा कर रहे हैं, जो भी औजार हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो टूल्स कहलाते हैं। सबसे पहला है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, दूसरा है कॉमन साइज स्टेटमेंट, तीसरा है रेशियो एनालिसिस, और चौथा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक, ये चार हमारे टूल्स हैं। तो इन टूल्स में ये वाला टूल्स और ये वाला टूल्स तो हम अभी इस चैप्टर पे ही बात करेंगे। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये दोनों हम इसी चैप्टर पे अभी बात करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, रेशियो एनालिसिस इसका एक सेपरेट चैप्टर ही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये भी सेपरेट चैप्टर है, तो इनका एनालिसिस या इनके बारे में हम पढ़ाई करेंगे जब हम इस चैप्टर पे पहुंचेंगे। अभी फिलहाल हमें इन दो चैप्टर्स के बारे में पढ़ना है, और जो सबसे अहम चीज आपको जानना है, टूल्स के नाम जानने हैं, आपको टूल्स के नाम याद रखने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि कौन सा इसमें से टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस है और कौन सा नहीं है। ठीक, उसके बाद टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा है। पहला इंटरनल एनालिसिस, दूसरा है एक्सटर्नल एनालिसिस, तीसरा है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, और चौथा है वर्टिकल एनालिसिस। इनका आपको पहले मैं मतलब समझा देता हूं। इंटरनल एज अ नेम सजेस्ट, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि इंटरनल एनालिसिस क्या है, इट इज कंडक्टेड बाय मैनेजमेंट। ये कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा कंडक्ट किया जाता है, मतलब कंपनी के खुद के लोग जब अपना एनालिसिस करते हैं, कंपनी के खुद के लोग जब अपना खुद एनालिसिस करते हैं
कि कहाँ पे हैं, कितना उन्होंने ग्रोथ किया है, ठीक है, कितनी पिछले पास्ट ईयर के रिकॉर्ड से कितना वो आगे इंक्रीज हुए हैं, ये सारी चीजें अबाउट देयर एफिशिएंसी, वर्किंग, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज एंड फाइनेंशियल पोजीशंस, इन सब के बारे में जब वो खुद एनालिसिस करते हैं वो कहलाता है क्या, इंटरनल एनालिसिस। इट इज कंडक्टेड बाय मैनेजमेंट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। ये कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा कंडक्ट किया जाता है टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन दैट इज बैलेंस शीट, ठीक है। दूसरा है एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल का उल्टा एक्सटर्नल, तो नेम सजेस्ट कर रहा है एक्सटर्नल मतलब बाहर, ठीक है। इट इज कंडक्टेड बाय आउटसाइडर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के आउटसाइडर होते हैं। अब कंपनी के आउटसाइडर कौन होते हैं, क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, बैंकर्स हो गए, ये सारे क्या है, आउटसाइडर है। तो ऐसा एनालिसिस जो आउटसाइडर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है फॉर देयर ओन यूज, वो कहलाता है क्या, एक्सटर्नल एनालिसिस, ठीक। तीसरा है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और चौथा है वर्टिकल एनालिसिस। ये दोनों आपके, फिर से मैं बता रहा हूं कि आपके एज आप ऑब्जेक्टिव यूज आने वाले हैं, ये दोनों आपको आने चाहिए, ठीक है। अभी हम जब बात करेंगे, पहला है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्वेश्चन आता है कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का दूसरा नाम क्या है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को हम दूसरे नाम से किस नाम जानते हैं, तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आल्सो नोन एज डायनामिक एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को ही हम डायनामिक एनालिसिस के नाम जानते हैं और कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, मतलब जो हम कॉम्परेटिव स्टेटमेंट पढ़ेंगे वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। दूसरा है वर्टिकल एनालिसिस, तो वर्टिकल एनालिसिस इज आल्सो नोन एज स्टैटिक एनालिसिस। इसे हम स्टैटिक एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं और इसे कॉमन साइज जो स्टेटमेंट हम बनाएंगे वो किसके अंडरगढ़ आता है, वो वर्टिकल एनालिसिस के कैटेगरी में आता है, ठीक। तो ये हमारे 4 टूल्स थे। इंटरनल एनालिसिस इज कंडक्टेड बाय मैनेजमेंट, एक्सटर्नल एनालिसिस इज कंडक्टेड बाय आउटसाइडर, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस दैट इज आल्सो नोन एज डायनेमिक एनालिसिस, ठीक है। जो कॉमन कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है वर्टिकल एनालिसिस इज आल्सो नोन एज स्टैटिक एनालिसिस और उसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक। इतना तो आपसे आना ही आना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, कल हमने कहा था कि इन चैप्टर से 4 क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन, इंपॉर्टेंस एंड डिफरेंस। ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, डेफिनेशन एंड डिफरेंस। तो हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन से आपको और जो पढ़ना है वो पढ़ना है ऑब्जेक्टिव, उसके बाद इंपॉर्टेंस, उसके बाद लिमिटेशन। ये 3 टॉपिक आपको और पढ़ने हैं। तो इंपॉर्टेंस सेम एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लिमिटेशन सेम एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमने कल लिमिटेशंस पढ़े थे, जो कल हमने इंपॉर्टेंस पढ़े थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी के कल हमने बात किए थे पिछले क्लास में कि लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं, ठीक। और हमने ये भी बात किया था कि उसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, किससे किस चीज का इंपॉर्टेंस होता है। हमने पढ़ा था क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, मैनेजमेंट, ठीक है। तो वो एज इट इज सेम है, एनालिसिस के भी एज इट इज सेम है जैसे हमने कहा पढ़े थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये दोनों आपको पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं और ऑब्जेक्टिव आपको अपने से पढ़ लेना है। हम बात करेंगे न्यूमेरिकल की, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का है, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से और जिसका क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की, और जो न्यूमेरिकल हमारे पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमने कहा था टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस में हमें सबसे पहले पढ़ना था कॉम्परेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट में 2 तरह के स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, एक बनाया जाता है बैलेंस शीट, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट, और एक बनाई जाती है कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, या इसी को कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट से हमें पता चलता है फाइनेंशियल पोजीशन और इनकम स्टेटमेंट से हमें पता चलता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है। हमने कल बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम कंपनी के प्रिपेयर करते हैं वो यही जानने के लिए प्रिपेयर करते हैं हम, जैसा हम पार्टनरशिप में बैलेंस शीट जो जानने के लिए करते थे और प्रॉफिट एंड लॉस जो जानने के लिए करते थे। तो जैसे ये इनकम स्टेटमेंट ये एज इट इज प्रॉफिट एंड लॉस ही है, बस हमारा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट बदल गया है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस हम क्या जानने के लिए बनाते थे, नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे भी हमें नेट प्रॉफिट ही जानना है, पर यहाँ पे अब क्या है, आइटम्स का
जो प्लेस है वो डेफिनिट है, मतलब स्पेसिफाइड है कि हमें उसे उसी सीक्वेंस में लिखना है जो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब करता है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो हमने कल बात की थी, सबसे पहले हमने लिखा था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सबसे ऊपर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हमने अदर इनकम को प्लस किया था तो टोटल रेवेन्यू आया था। टोटल रेवेन्यू में हमने एक्सपेंसेस को फिर माइनस किए थे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये सारे जितने भी एक्सपेंसेस थे उन सबको टोटल इनकम में सारे एक्सपेंसेस हम माइनस कर रहे थे, ठीक। तो हमको जो रिजल्ट मिल रहा था वो था क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें फिर हम इनकम टैक्स को माइनस करते थे तो हमें मिलता था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या जिसे हम नेट प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं, ठीक। आपको जो पेपर में क्वेश्चन मिलता है वो कुछ इस तरीके का मिलता है, ठीक है, ऐसे परसेंटेज फॉर्म में रहते हैं और ये क्वेश्चन इतना छोटा सा मिलता है। हमने तो आपको कुछ बड़ा सा फॉर्मेट बनाया था, कंप्लीट चीजें लिखवाई थी, लेकिन हमने कल भी बताया था कि आपको इस फॉर्मेट की सारी चीजें नहीं मिलेगी। आपको जो मिलेगा सिर्फ उसका यूज करना है, जो नहीं मिलेगा उसको लीव कर देना, उसको छोड़ देना है, ठीक। तो जैसे हमने कहा कि आपको इस पैटर्न पे क्वेश्चन मिलेगा, पैटर्न आपका ये रहेगा, आपको इस क्वेश्चन को इस पैटर्न पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट या इसी को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर नोट नंबर यहाँ पे हमने लिखवाया था प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। क्वेश्चन को करते वक्त एक बार ध्यान देना है, कभी कभी के डाटा 2018 इधर दिया रहता है, 2017 इधर दिया रहता है, तो आपको जब डाटा को फॉर्मेट में ले जाएंगे तो प्रीवियस ईयर पहले वाला साल पहले लिखेंगे और करंट ईयर मतलब अब का वो बाद में लिखेंगे। मतलब अगर 2017-18 दिया तो 17 पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा 18। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद तो इतना फॉर्म तो आपको क्वेश्चन पे दिया रहेगा, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। आपको जो दो नई चीजें फाइंड करनी है वो एक तो एब्सोल्यूट चेंज फाइंड करनी है और एक क्या फाइंड करना है, परसेंटेज चेंज। ये दो आपको कॉलम फिलअप करने पड़ेंगे और यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस और डिवीजन मल्टीप्लीकेशन का काम है, ठीक है। आपके कैलकुलेशन को चेक करेगा, ठीक। बाकी तो फॉर्मेट आपको हमने बता ही दिया है कि सबसे पहले सेल्स जिसे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं उसमें अदर इनकम अगर दिए तो ऐड कर देंगे, फिर एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, विद टैक्स माइनस तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलिए बात करते हैं हम, फॉर्मेट में हमारे सबसे ऊपर दिया गया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो हमने सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा। इसी को कई बार नेट सेल्स के नाम से भी दिया रहता है, ठीक है। हमने इसको ए नाम दिया, आप 1 2 रोमन का कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा, 1 2 देना हो 1 2 दीजिए, ABCD लिखना ABCD लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया 2017 में 2 लाख और 2018 में 3 लाख, ठीक। तो हमने ये फिलअप कर दिया 2 लाख और 3 लाख। पहले हम ये दोनों कॉलम भर लेते हैं फॉर्मेट में इन आइटम्स को फिलअप कर देते हैं, उसके बाद फिर हम एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज की बात करते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे हमारे अदर इनकम तो दी नहीं, दूसरे नंबर पे हमने फॉर्मेट में देखा था अदर इनकम होता, तो अदर इनकम तो दी नहीं, हमको दिया गया है डायरेक्ट क्या, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो फिर हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जिसे हम COGS कहते हैं, ठीक। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना दिया गया है, अब यहाँ पे आपको फिगर नहीं दिया गया हो COGS का, लिखा हुआ है 60% ऑफ रेवेन्यू। किसका 60%, रेवेन्यू का। और रेवेन्यू कहाँ, ये रहा रेवेन्यू, मतलब इसका 60% और इसका 70%। तो इसका 60% कितना हो गया 1,20,000 और इसका 70% कितना हो गया 2,10,000। तो हमने वैल्यू पुट कर दी 1,20,000 और 2,10,000, ठीक। अब हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में COGS को माइनस कर देंगे तो क्या निकल आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम COGS को माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। या तो आप दोनों एक्सपेंसेस को साथ में माइनस कर सकते हैं, COGS और अदर एक्सपेंस दोनों को आप जोड़ के फिर इकट्ठा भी माइनस कर सकते हैं, उसका भी हम एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकला हमारा, A माइनस B, हमने A से B को माइनस कर दिया, A से B को माइनस कर दिया। तो 2 लाख में 1,20,000 माइनस किया तो 80,000 आया, 3 लाख में 2,10,000 माइनस किए तो 90,000 आया। उसके बाद हम लेस करते हैं अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस हमको दिए गए हैं 40,000, 36,000, ये है 40,000 और 36,000। फिर हम माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। C को D से हमने माइनस कर दिया तो 80,000 में 40,000 तो 40,000, 90 में 36 तो 54,000।
उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का आपको अमाउंट नहीं दिया गया है, ये भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमने बताया था अगर कुछ दिया है कि किस पे कैलकुलेट करना है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दिया गया है तो हमेशा नेट प्रॉफिट जो आता है बिफोर टैक्स उस पे कैलकुलेट होगा। तो यहाँ तो बताया ही गया है कि 50% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है उसका 50%। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, ये रहा 40,000, तो इसका 50% आधा 20,000, ये 54,000, तो इसका आधा 27,000। ठीक, तो हमारा आ गया क्या, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पहले आपको ये काम करना है, पहले इन आइटम्स को प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में पुट करना है कि सीक्वेंस क्या होगा इनका, उसके बाद हमें निकालना है एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। और कई बार तो ये इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन गिवन होता है, सिर्फ आपको इसके बगल में एब्सोल्यूट चेंज का कॉलम बनाना है और परसेंटेज चेंज का कॉलम बनाना है और वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज लिखा हुआ है, हमने इसको ए कॉलम नाम दिया, इसको बी, इसको सी। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलता है, बी माइनस ए, बी से ए को क्या करना है, माइनस करना है। तो बी से ए को माइनस करना है मतलब करेंट ईयर के डाटा को प्रीवियस ईयर से माइनस करना है। ठीक, यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में कितना चेंज हुआ है, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में कितना चेंज हुआ है। अगर हमारा डाटा इंक्रीज हो रहा है मतलब पॉजिटिव चेंज है, और अगर हमारा डाटा डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या है, नेगेटिव चेंज है। अब अगर कोई भी आइटम डिक्रीज हो रहा है तो उसे हमें ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2017 में जो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था वो 2 लाख का था, 2018 में कितना हो गया, 3 लाख। तो मतलब ये क्या हो रहा है, 1 लाख से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक, उसके बाद ये 1,20,000 था और ये 2,10,000 था, मतलब ये क्या हो गया, 90,000 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक, उसके बाद ये 80,000 था और ये क्या था, 90,000 था, मतलब क्या हो रहा है, 10,000 से ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक, उसके बाद ये 40,000 था और ये 36,000 था, और अब ये क्या हो रहा है, 4,000 से डिक्रीज हो रहा है, मतलब माइनस में है, हमारी वैल्यू निगेटिव है, तो हमने इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा है। उसके बाद लिखा हुआ है ये 40,000 था, ये 54,000, मतलब ये 14,000 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये 20,000, ये 27,000, तो ये क्या हो रहा है, 7,000 से इंक्रीज हो रहा है। ये भी 27, तो ये कितने से इंक्रीज हो रहा है, 7,000 से इंक्रीज हो रहा है। एब्सोल्यूट चेंज मतलब करेंट ईयर के डाटा से हमें प्रीवियस ईयर के डाटा को सेपरेट कर देना है, मतलब बी के कॉलम को ए से क्या करना है, बी के कॉलम से ए को सेपरेट कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट चेंज। अब हमको निकालना है परसेंटेज चेंज को, ये तो हमने एब्सोल्यूट चेंज निकाला इन फिगर्स, एब्सोल्यूट चेंज हमने निकाला है इन फिगर्स। अब इसी को हमें बताना है परसेंटेज चेंज, मतलब ये जो चेंज हुआ है एब्सोल्यूट चेंज, ये वाकई में परसेंट में कितना चेंज है, कितने परसेंट का चेंज आया है, वेदर इंक्रीज और डिक्रीज। तो हमें बताना है चेंज इन परसेंटेज, और चेंज इन परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, सी अपॉन ए। सी का मतलब है ये वाला कॉलम और ए का मतलब है ये बेस ईयर, सी अपॉन ए इंटू 100, सी अपॉन ए इंटू 100। तो सी हमारा कैसे है, जैसे हम आपको दिखाते हैं, सी के कॉलम में कितना है, 1 लाख, ये दिया हुआ है 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100। तो जैसे हमको दिख रहा है कि 2 लाख का 1 लाख का हाफ है, तो ये कितना हो जाएगा, 50%। ठीक है, ऐसे हमें फाइंड करना है। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाई बेस ईयर इंटू 100, तो ये कितना हो गया हमारा, 50% हो गया। ठीक, उसके बाद ये दिख रहा है हमको 90,000 है और बेस कितना है हमारा, 1,20,000। ठीक, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 90,000 और ये हो जाएगा 1,20,000 इंटू 100, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 7 84 75%। ठीक, उसी तरह हम इसको देख लेते हैं, ये हमारा 80,000 और एब्सोल्यूट चेंज कितना है, 10,000। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 10,000 और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 80,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारा कितना बचा, 12.5
5%। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 40,000 और यहाँ पे लिखा हुआ है 4,000। अब ये जो चेंज था ये क्या था, निगेटिव चेंज था, तो जो हमारा परसेंटेज चेंज भी आएगा वो भी ब्रैकेट के अंदर आएगा, निगेटिव चेंज। तो ये कितना है 4/40, मतलब कितना है माइनस का 10%। ठीक, उसके बाद ये लिया रखा है, ये 14,000 है, ये 14,000 है और ये 40,000, तो यहाँ लिखेंगे हम 14,000 और यहाँ पे लिखेंगे 40,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 3 35%। ठीक, ये भी हो जाएगा 2 का हाफ 35% और ये भी हो जाएगा 35%। तो सबसे पहले डाटा आपको ऐसा दिया रहेगा, उसे आपको फॉर्मेट, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में जो है उसको वैल्यू को पुट करना है और उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज फाइंड करना है। एब्सोल्यूट चेंज निकलेगा करंट ईयर माइनस बेस ईयर और परसेंटेज चेंज निकलेगा एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय बेस ईयर इनटू 100। ठीक है, तो इससे भी छोटा सा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, मतलब इतना भी नहीं रहता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। और ये जो क्वेश्चन है ये 2017 में आपके ही एमपी बोर्ड के एग्जाम पे आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब कहने का ये कि क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो लगभग ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक, और इजी सा कैलकुलेशन रहता है, थोड़ा सा आपको डिवीजन आपको करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि कैलकुलेशन ही जो है हमारी यहाँ पे चेक होती है और कैलकुलेशन ही हमसे क्या जाती है, मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे इस बार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से नहीं दिया गया है, इस बार सेल्स के नाम से दिया गया है। और उनको पता है जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है वही हमारा क्या होता है, सेल्स होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स, और सेल्स दिया गया हमारा 80,000 का और 1 लाख का। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पे कोई अदर इनकम तो दी नहीं है, तो दिया हुआ है एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। और कैसा एक्सपेंस, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डायरेक्ट अमाउंट नहीं दिया गया है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। लिखा हुआ है 60% ऑफ सेल्स, दोनों साल 17 में भी और 18 में भी 60% ऑफ सेल्स निकालना है। तो 2017 में जो सेल्स था हमारा वो 80,000 था, 80,000 का 60% कितना हुआ 48,000 और 1 लाख का 60% कितना हुआ 60,000। हमने सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दिया, तो ये वैल्यू जो हमारी आई है ये क्या है, हमारी ग्रॉस प्रॉफिट A माइनस B। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट में हम लिस्ट करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसका भी वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी गई, ये भी आपको कैलकुलेट करना है। और किस पे कैलकुलेट करना है यहाँ बताया गया है, 10% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और यहाँ पे 15% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया है, 32,000 का 10% हुआ 3,200, 40,000 का 10% 15% हुआ 6,000। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमने इससे इसको माइनस कर दिया और इससे इसको माइनस कर दिया, तो ये जो अमाउंट आया ये क्या है, हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और लास्ट में हम टैक्स को माइनस कर देते हैं तो आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स के बारे में लिखा हुआ है 50% 2017 में और 60% 2018 में। तो 50% 28,800 का 14,400 और इसका हुआ 60% कितना 20,400। और हमने बताया था कि टैक्स के बारे में जैसे यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अभी जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था उसमें लिखा हुआ था कि 10% या 50% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा टैक्स, ये हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आएगा उस वैल्यू पे हमेशा कैलकुलेट होगा, चाहे इसके आगे ये लिखा हो और चाहे ना लिखा हो। अगर लिखा हुआ है कि 50% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स तब तो डायरेक्ट बता रहा है, पर इन केस अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी उसी वैल्यू से ही कैलकुलेट होगा। अब हमने फॉर्मेट पे अपने आइटम्स को वो कर दिया, पुट कर दिया है। जो जैसा फॉर्मेट था हमारा कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग वैसे हमने उसको क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। अब हमें निकालना है एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज तो हमको पता है एब्सोल्यूट चेंज निकलता है कैसे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, मतलब B से A को माइनस करना है। ठीक है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव है, डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव है। 80,000 से 1 लाख हो गया, मतलब कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 20,000 से इंक्रीज हो गया। ये 48,000 से 60,000 हो गया है, मतलब कितने का इंक्रीज हुआ है, 12,000 का। ये 32 से 40 हो गया, मतलब कितने का इंक्रीज हुआ है, 8,000 का। 32 से 6,000 हो गया तो कितने इंक्रीज हुआ है, 2,800 का।
28,800 से 34,000 हो गया, तो ये हो गया 5,200 का। 14,400 से 20,400 हो गया, तो ये कितने का हो गया है? 6,000 का। 14,400 से 13,600 हो गया, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। प्रीवियस ईयर ज्यादा था, करेंट ईयर क्या है? कम है, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। और जब डिक्रीज होता है तो कितने से हो रहा है? 800 से। उसे हम किस में दिखाते हैं? ब्रैकेट में, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू है। अब हमें निकालना है परसेंटेज चेंज। अब हमें निकालना है परसेंटेज चेंज, और परसेंटेज निकलता है एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय बेस ईयर इनटू 100, मतलब C/A इनटू 100। तो ये 20,000 था और ये 80,000, तो 20,000 80,000 कितने परसेंट के बराबर है? 25% के बराबर है ये, 1/4। और 1/4 की वैल्यू कितनी होती है? 25%। ठीक, ये भी 12,000 डिवाइडेड बाई 48,000, ये भी 1/4 है, तो ये भी कितना होगा? 25%। ये 8,000 32,000, ये भी कितना होगा? 25%, क्योंकि ये भी क्या है? हमारी 1/4 है। उसके बाद ये 2800 है, 3200 है, तो इसको हम देख लेते हैं लिख के। 2800 और ये है 3200 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 0 से 0, और ये हो जाएगा 0 0, इधर कट जाएगा। 4 से काट देंगे तो 4 7 जा और 4 8 जा, तो 700 डिवाइडेड बाई 8, 8 जा 64, 87.5। उसके बाद 5200 डिवाइडेड बाई 28,800, ये कैलकुलेशन आपको कर लेनी है, और यही तो आपको सीखना है। परसेंटेज चेंज ही आपको सीखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपकी सिर्फ कैलकुलेशन को चेक कर रहा है। एब्सोल्यूट चेंज में आपसे प्लस माइनस करवा रहा है, परसेंटेज चेंज में आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करवा रहा है, ये आपको कर लेना है। ठीक है, पर ध्यान रहे कि जब भी आप कैलकुलेशन करें तो आपको मतलब ध्यान से करना है। ठीक है, कहाँ पे पॉइंट लगाना है, कहाँ पे सब कुछ पूरे हिसाब से ही करना है। ऐसा ना हो कि आप जब डाटा को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करते हैं या यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करते हैं तो आप कोई भी जीरो मिस कर दें या जीरो बढ़ा दें, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मतलब चेक करके करना है कि हमने क्या जो डाटा ट्रांसफर किया है वो सब सही है कि नहीं है। ठीक है, तो इस चैप्टर से आपको बेसिकली इतना ही पढ़ना था। इसके आगे आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, पर अगर कम से कम तो आपको इतना तैयार रखना है इसका थ्योरी सेक्शन, और अगर आपको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस में डिफरेंस मिले उसको भी आपको पढ़ना है। एसबीपीडी की बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल में तो नहीं है, पर एसबीपीडी में आपको मिल जाएगा। वर्टिकल एनालिसिस और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के बीच में डिफरेंस वो भी आ सकता है पेपर में। दूसरी चीज, आपको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये पेपर में आने के इसके ज्यादा चांस है और ज्यादा आते भी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बैलेंस शीट नहीं आ सकती है, आने को बैलेंस शीट भी आ सकती है, पर क्योंकि आपका जो पेपर होता है वो इजी सा पेपर रहता है तो इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है।